बच्चों, मैं डॉक्टर शील कुमार तिवारी आपके लिए बीए प्रथम वर्ष का सेकेंड पेपर का क्वेश्चन पेपर हमने बनाया था, उसका आज हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 खंड थे। प्रथम खंड में आपके 6 प्रश्न थे, 6 अनिवार्य थे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था। जैसा कि प्रश्न पत्र में हमने दिया था, खंड आ में प्रश्न पत्र 1 में भाग ए था भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बताएं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से कर सकते हैं। पहली हेडिंग होगी आपकी भौगोलिक वातावरण। जैसा कि विदित है, भारत आकार की दृष्टि से चतुष्कोणीय है। यहाँ का भौगोलिक वातावरण अत्यंत श्रेष्ठ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख किलोमीटर है। इसके सीमा स्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। यह उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। यहाँ से कर्क रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ है और यहाँ लगभग सभी देशों को वायु सेवा उपलब्ध है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। बच्चों, जैसा कि विदित है कि इसकी दूसरे हेडिंग हम डाल सकते हैं मानव संसाधन। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, जिसमें 71% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 29% शहरी क्षेत्र में निवास करती थी। इस प्रकार यहाँ की जनसंख्या अत्यंत विशालकाय है, किंतु सभी को रोजगार प्राप्त है। अतः यहाँ की जनसंख्या को संसाधन के रूप में प्रयोग करके देश का विकास किया जा सकता है। हम तीसरी हेडिंग डाल सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत भूमि, मिट्टियाँ, खनिज, जल व शक्ति संसाधन आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उनका पूरी तरह से विदोहन नहीं कर पाते हैं। अगर पूरी तरह से विदोहन कर लें तो शायद हम विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं। हम चौथी हेडिंग कर सकते हैं उद्योग एवं परिवहन। बेटा, इसके लिए हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं तो पाते हैं भारत उद्योगों की दृष्टि से भी पीछे नहीं है। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 11.9% के लगभग उद्योगों में कार्य कर रही है। जहाँ तक राष्ट्रीय आय में इन उद्योगों का प्रतिशत है, वो लगभग 24% योगदान माना जाता है। हम लोग 5वीं हेडिंग कर सकते हैं कृषि व सिंचाई। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि के क्षेत्रफल में से केवल 14.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ही हम लोग कृषि कार्य करते हैं। तो कुल 100% क्षेत्र का में केवल 46% ही है। जहाँ तक भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 62% भाग कृषि पर ही आश्रित है, जिसमें से लगभग 31.7% कृषक के रूप में और शेष
मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। भारत की लगभग 60% कृषि भूमि मानसून पर निर्भर है। शेष 40% भूमि की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख अगर साधनों का अध्ययन करें तो कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, नहरें एवं अन्य स्रोत हैं। इन सभी संसाधनों के माध्यम से भारत में सिंचाई की जाती है। बेटा खंड बा का दूसरा प्रश्न हमने रखा था, प्राकृतिक संसाधनों का क्या अर्थ है। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले हम उसकी हेडिंग डालेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ। उस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का आशय उन तमाम भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं से है जो मनुष्य के उपयोग के लिए प्रकृति की ओर से धरती पर, धरती के नीचे, धरती के ऊपर प्राप्त हैं। इसमें अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल हैं जिनको मनुष्य अपने उपयोग में ला सकता है, जैसे भूमि, मिट्टी, नदी, पहाड़, वर्षा, खनिज लवण आदि। अगर हम ये कह दें कि ये हमें प्रकृति ने निःशुल्क उपहार में दिया है तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम वाकई में इनकी उपलब्धि के विषय के बारे में देखें तो दो बातें बहुत ही उल्लेखनीय हैं। एक तो यह है कि किसी समय विशेष या बिंदु पर प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति सीमित होती है, जो कि समय की अवधि के दौरान स्थिर न होकर परिवर्तनीय हो जाती है। और अगर हम अधिक जानकारी का प्रयास करें तो हम प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि लाई जा सकती है। भारत के संदर्भ में हम अगर अध्ययन करते हैं तो पाते यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में आज देश में इन साधनों की उपलब्धि अधिक ठहरती नज़र आ रही है। दूसरी बात हम यह भी कह सकते हैं कि किसी समय अवधि के दौरान परिवर्तनशीलता के बावजूद संसाधन असीमित नहीं है। या तो हम कह सकते हैं ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि और वैज्ञानिक प्रगति के बल पर बहुत ऐसे संसाधन और अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, जैसा कि विकसित देशों ने इसको करके भी दिखा करके पुष्ट भी कर दिया है। फिर भी इसका अर्थ हम ये नहीं कह सकते कि संसाधनों की दिशा से कोई समस्या नहीं उठती। उदाहरण के लिए मान लें हम खाने खत्म होने पर फिर भरी जा सकती हैं क्या? उनका प्रतिस्थापन संभव है? नहीं, ये तो केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि जो चीज़ प्रकृति ने हमें दी है वो एक निश्चित मात्रा में दी है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। हम नए संसाधनों की खोज कर सकते हैं। पेड़ लगाकर वन क्षेत्र का विस्तार तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भूमि अलग की जा सकती है, वह असीमित नहीं है। इसलिए संसाधनों की उपलब्धि की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सावधानी और कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की कमी न हो और संसाधन को पूरी तरह से सदुपयोग भी होता रहे। बच्चों की जैसा विदित है, हमने तीसरा सी नंबर पर रखा था, परिवार कल्याण योजना क्या है। बच्चों, जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि यह प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या के संदर्भ में हम कुछ तथ्य इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की मानव संपत्ति ही उसकी सबसे अमूल्य निधि होती है। मानवीय साधनों की पर्याप्तता एवं उपयुक्तता के माध्यम से ही
एक राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास संभव है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ या कह सकते हैं मानवीय साधनों के स्वस्थ विकास की उपेक्षा की गई है, वहाँ आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो गई है। अब हम भारत की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में इस विश्लेषण भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। भारत के क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ की जनसंख्या का आकार बहुत ही विस्तृत है। जैसे देखते भी हैं आप, देश की जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है ऊंची जन्मदर और निम्न मृत्यु दर है। भारतीय जनसंख्या हम देखें तो दिन प्रतिदिन बराबर बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या के आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में हम अध्ययन कर सकते हैं। हम कुछ आंकड़े आपके समक्ष रख रहे हैं। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। यह विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्रफल 2.4% भाग है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की अपेक्षा छोटे भाग में विश्व की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग बसा हुआ है। हम देखते हैं कि प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना की जाती है। वर्तमान शताब्दी की प्राप्ति से देश की जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि दर में जो परिवर्तन हुए उसको हम बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनसंख्या जहां 5% की वृद्धि हुई, वहीं 1911 और 21 के दशक में भारत में -0.3 ऋणात्मक वृद्धि हुई। महामारी, उचित डॉक्टरी सुविधा न होना आदि के कारण से इस दशक में ऋणात्मक वृद्धि हुई। 1921 के पश्चात जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि आई। 2001 की जनगणना के अनुरूप भारत की कुल जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। इससे हम ये सिद्ध करते हैं कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि की गति बहुत तीव्र है। किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ पर होने वाले जन्म दर व मृत्यु दर पर निर्भर करती है। जिस राष्ट्र की जन्म दर अधिक होती है वहाँ जनसंख्या का बढ़ना स्वाभाविक है। अब हम इसको समझने के लिए परिवार कल्याण योजना के अंतर में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बेटा, परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत हम जनसंख्या की रोकथाम के लिए संपूर्ण राष्ट्र में परिवार कल्याण योजना के उपायों, सुझावों के लिए सभी को प्रेरित करना होगा तथा इससे होने वाले फायदों को बताना भी होगा, जिससे सभी नागरिक परिवार कल्याण योजना को अपनाएं। परिवार कल्याण योजना के तहत अनेक उपाय जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक, नसबंदी आदि ये हैं। इसके बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुछ का विश्लेषण करना संभव नहीं है। आगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले 2 आधुनिक परिवर्तन बताइए। बच्चों, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख होने वाले परिवर्तन का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे आधुनिक परिवर्तन निम्नवत हैं। पहले हेडिंग डाल सकते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत में कई सामाजिक परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के रहन सहन के स्तर में सुधार लाना तथा महत्वपूर्ण कुछ सामाजिक परिवर्तन को हम इस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। प्रथम, ग्रामीण बच्चों तथा वयस्कों के लिए शिक्षा की सुविधाओं
शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, जात के बंधनों को समाप्त करना, सामुदायिक विकास योजना को लागू करने से ग्रामीण जनसंख्या व आधुनिकता संचार व्यवस्था का कायम होना। अगला कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण। बच्चों, जैसा कि दूसरा परिवर्तन हम डालते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संरचनात्मक परिवर्तन को देखने में आए भी। ग्रामीण भारत का विकास बड़ी सीमा तक गांव में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता के पश्चात संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसा पहला है ग्रामीण उद्योग। योजना काल के दौरान कृषि पर आधारित तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। गांव में दुग्धशालाओं को विकास से काफ़ी मात्रा में जनसंख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। दूसरी है सिंचाई की व्यवस्था। वर्ष 1950-51 में देश में केवल 22.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के विकास के लिए किए जाने वाले भारी व्यय के परिणाम स्वरूप 84-85 में कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर 64 मिलियन हेक्टेयर हो गया। और तीसरा है ग्रामीण यातायात। अधिकाधिक गांवों को शहरों, औद्योगिक केंद्रों, मंडियों आदि के साथ सड़कों और खेलों द्वारा जोड़ा गया। और चौथा हम रख सकते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार में इसमें मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी कानून, कृषि स्रोतों की उच्च सीमा का निर्धारण, भूमि पुनर्गठन, खेतों की चकबंदी, भूमि में सुधार आदि सारी चीजें शामिल की गई। पांचवा है ग्रामीण विद्युतीकरण। दिसंबर 1980 तक 2.60 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी, लेकिन वर्तमान समय का जो सरकार का प्लान है वो लगभग 100% भारत के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराने का उसने प्रण लिया है। बच्चों, जैसा कि पांचवा प्रश्न था राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। बच्चों, जैसा कि विदित है, किसी राष्ट्र की आय उसके नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय उसकी आर्थिक स्थिति का सही दर्पण है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के आधार पर ही एक राष्ट्र आर्थिक प्रगति के वहाँ के लोगों के वास्तविक जीवन स्तर का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है बेटा। राष्ट्रीय आय समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का परिचायक मानी जाती है और रोजगार विस्तार के लिए आधारभूत प्रस्तुत करता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय ही अर्थव्यवस्था की सफलता तथा असफलता का मापदंड है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा का हम दो दृष्टिकोणों में अध्ययन करेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में मार्शल, पीगू, फिशर आते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण में साइमन कुजनेट्स आदि अर्थशास्त्री आते हैं। मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध आय या राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। पीगू ने बताया कि राष्ट्रीय आय समाज की
वस्तुपरक आय का वह भाग है जिसे मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। आधुनिक दृष्टिकोण में साइमन कुजनेट्स महोदय ने कहा है, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। बच्चों, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। बेटा, बेरोजगारी का विश्लेषण हम भारत के माध्यम से करेंगे। भारत में ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भयावह वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। पूर्ण रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था की महान सफलता का परिचायक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और बेरोजगारी उसका सबसे बड़ा अभिशाप। आज बेरोजगारी के विरुद्ध धर्म युद्ध या जिहाद समस्त संसार में छिड़ा हुआ है। बेरोजगारी का आशय काम करने योग्य एवं काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव होना है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तब कहलाएगा जब वह काम करने योग्य है तथा काम करना चाहता है किंतु उसे काम करने का मौका ना मिले। हम यूं कह सकते हैं, जब अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति उसकी प्रभावपूर्ण मांग की अपेक्षा अधिक है तो इस असंतुलन की स्थिति को बेरोजगार की संज्ञा दी जा सकती है। बेरोजगारी की संज्ञा हम दे सकते हैं और इसमें विभिन्न तथ्यों का समावेश भी होता है। प्रायः बेरोजगारी में 3 तत्वों का समावेश होता है। इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर बेरोजगारी को परिभाषित करने का प्रयास किया जा सकता है। बेरोजगारी में सम्मिलित सभी तत्वों में जो पहला है, व्यक्ति में काम करने की क्षमता। दूसरा है व्यक्ति में काम करने की इच्छा तथा व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए आदि का समावेश होता है। अब हम बच्चों आपको बताते हैं भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की या उसका स्वरूप क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन के अन्य साधन भूमि, पूंजी, उद्यम, तकनीकी ज्ञान आदि का अभाव सा महसूस किया जा रहा है। इस कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होने से बेरोजगारी का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार भारत में पाई जाने वाली मूलतः बेरोजगारी संरचनात्मक अथवा ढांचागत बेरोजगारी है। सैद्धांतिक दृष्टि से बेरोजगारी के अनेक रूप हो सकते हैं जिनका हम हेडिंग के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि पहला है तकनीकी बेरोजगारी, दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी, चौथा है घर्षणात्मक या अस्थिर बेरोजगारी, पांचवा है मौसमी बेरोजगारी और छठवां है अदृश्य अथवा छुपी हुई बेरोजगारी और अगला है खुली बेरोजगारी।